सो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात सभी लोगों को। इस वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा होने वाला है। आई विल रिपीट यू, दिस वीडियो will be the longest video ever in my YouTube channel. So in this video I will be discussing, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर, मेरे को पता नहीं किस क्वेश्चन से मैं आपको डिस्कस करूंगा या फिर so I do not know the end of from which question I will be discussing, but I will be discussing minimum of 15 to 16 questions and which are prior importance for the upcoming prelims examination which has been conducted in 2021. So based upon that I will be discussing the topics. तो फिर ठीक है, तो फिर इसमें डिस्कस करेंगे जैनिज्म के बारे में। अगर जैनिज्म के बारे में अगर आप पहला वीडियो या फिर क्वेश्चंस आप देख चुके हो तो फिर वो अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि उस क्वेश्चन में डिफरेंट काउंसिल का नाम दिया गया था, डिफरेंट स्ट्रैट और डिफरेंट पॉलिसी का, फंक्शंस का, एज वेल एज डिफरेंट वो मीन्स रेगुलेशन जो भी होते हैं वो सारा उसमें डिस्कस किया गया था, जैसे कि महावीरा है सॉरी। तो फिर अगर देखें 31 नंबर क्वेश्चन जो कि सिग्निफाई करता है जैनिज्म में, एक है द फैमिली इन मगधा इज कंसिडर्ड एज द मेन रीजन फॉर स्प्लिट ऑफ जैनिज्म। सो स्प्लिट कैसे हुआ, जैनिज्म का स्प्लिट कैसे हुआ? वो मगधा जो कि है फेमिनी ऑफ मगधा से हुआ। जो फेमिनी होता है ना, फैमिली ऑफ मगधा से जैनिज्म का स्प्लिट हुआ क्या? वही क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है वो आपको पता है। कैसे पता है वो मैं आपको दिलवाऊंगा, ठीक है। सो उससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाना पड़ेगा। पहला नंबर ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 ओनली, नेदर 1 and 2 ओनली, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है और इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। जो मैं ब्लर किया हूँ वो राइट ऑप्शन है, जो मैं ब्लर नहीं किया हूँ वो सारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो फिर आपको समझ आ चुका होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज रॉन्ग। तो अगर देखिए पहला नंबर ऑप्शन जो कि दिया गया है, the division occurred mainly due to the famine in the Magadha, which compelled a group led by Bahanbahu to move to South India during 11th year famine. Okay, 11th year famine जो कि साउथ इंडिया में बहदबाहू के कारण वो स्प्लिट हुआ। मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट डिस्कस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया वो एक्सप्लेनेशन पार्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहंत बाबू हेल्ड द ग्रेट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा विच एडेड 12 उपंगा। वो रॉन्ग ऑप्शन है, इसमें स्टेट ऑप्शन जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो कितना उपंगा वो सारा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्टेटमेंट 1 जो कि है एक्सप्लेनेशन में वो आपको डिस्कस करूंगा। क्योंकि 11th ईयर फैमिली द ग्रुप इन साउथ इंडिया स्टिक्स टू द strict practice while group in Magadha adopt a more lax latitude and started wearing white cloths. Usually that's the reason why the Magadha या फिर the Jainism has been split due to Bhandabhabu due to strict practice, while the group of Magadha adopted a more lax attitude. That's the reason why it has been split from the Jainism, and they usually started wearing white cloths. Okay, so that's the reason why it has been splitted. जैनिज्म का स्प्लिट इसीलिए हुआ क्योंकि वो सफेद कलर की पोशाक पहनने लगे और मीन्स लैक्स एटीट्यूड के वजह से, ठीक है। उसके बाद उपंगा वाज नॉट कंपेल्ड ड्यूरिंग द ग्रेट काउंसिल हेल्ड बाय बहादुर एट पाटलिपुत्र। उपंगा जो भी है वो बंदर बाहू जो कि पाटलिपुत्र है उसमें एडप्ट नहीं किया, मीन्स उसके अंडर में उपंगा का बंदर बाहू जो कि है पाटलिपुत्र में वो एडप्ट नहीं किया। तो इसी दौरान स्टेटमेंट 2 रॉन्ग ऑप्शन स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज नॉट सॉरी फॉर दैट, नॉट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट्स अबाउट द
जैनिज्म का स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 किसी लिए स्प्लिट हुआ? बंदरबाहु जो कि पाटलिपुत्र का जो कि लीडर है, किसके दौरान, किस एटीट्यूड के दौरान और कौन कौन सा पोशाक के दौरान वो सेपरेट हो गया जैनिज्म से, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। इधर आप देख सकते हैं जो कि जैन लिटरेचर है ना, वो कलेक्टिव टर्म्स में अगमास भी कहते थे। So feel usually the Jain literature usually collective terms is known as Agmas. They were written in Agardhamadhi, Ardhamagdhi, ठीक है, sorry for the pronunciation mistake, Ardhamagdhi, a form of Prakti similar to Buddhist literature। जो कि जैन लिटरेचर है ना, वो किसके सिमिलर में आता है? अगर्धमध्य, वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर के सिमिलर में आता है। रिटन इन पाली, पाली लैंग्वेज में वो रिटन किया था, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कवर अप है। एक है अगमा, अगद्धमध्य, उसके बाद परिकित सिमिलर टू बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड आफ्टर पाली। सो बेस्ड अपॉन दिस 6 वर्ड्स यू कैन हैव अ कलेक्टिव टर्म्स एंड यू कैन हैव ए मीनिंगफुल सेंटेंस अबाउट जैनिज्म लिटरेचर। ओके, उसके बाद अगर देखें द जैन अगमास कंटेन्स सरम्स ऑफ द त्रिखंडकार्स से वो डिसिप्लिन या फिर त्रिखंडकार्स व्हिच हैज बीन कोडिफाइड बाय द डिसिप्लिन लेटर टाइम्स। ओके, वो मीन्स मॉडिफाई हुआ है, जो कि त्रिकंटकास मीन्स अगद्धमा से त्रिकंटकास हो गया लेटर टाइम्स में। सिंस मोस्ट ऑफ द अर्ली डिसिप्लिन्स वर मिशनरीज, ठीक है, मीन्स अगर मीन्स पूरा मीन्स पहले जो भी होते थे वो मिशनरीज होते थे विद एन एम ऑफ स्प्रेडिंग जैन फिलोसॉफी एंड टीचिंग टू द मास। ओके, मीन्स बहुत ही मीन्स बहुत मात्रा में वो अपना टीचिंग करते थे जैनिज्म का। ठीक है, they choose to codify the sermons of the त्रिखंडकास in the longest popular used by the common man। okay, त्रिखंडकास में जो भी लैंग्वेज यूज किया था या फिर कोडिफाइड हुआ था वो सिंपल एंड इजी लैंग्वेज था और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह हो सकता था या फिर हो पाता था उस लैंग्वेज में, तो त्रिखंडकास में। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखें आउटस्टैंडिंग या फिर नॉट विथस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू मेन जैन सेक्ट। ओके, टू मेन जैन सेट्स क्या है? एक है दिगंबरास, दूसरा है श्वेतंबरास। दिगंबरास एंड श्वेतंबरास, ठीक है, दिगंबरास एंड श्वेतंबरास जो कि टू मेन जैन सेट्स हैं। इस टू मेन जैन सेट्स में दो डिफरेंस होते हैं। एक है इज ग्रीड अपॉन द जैन but the Agmas contain the inspired of wisdom and Lord Mahavira. Then after it has been attended the Kaval Jain omniscience and perfection। आपको समझ आना, एक है रिचुअल में और एक है साइंटिफिक में, जो कि दिगंबरास एंड श्वेतंबरास से लिया गया है। दिगंबरास रिचुअल में होते हैं जो कि विजडम एंड इंस्पायर ऑफ लॉर्ड महावीरा, एंड श्वेतंबरास में क्या होता है? केवल जैन ओमनीसाइंस एंड परफेक्शन को अटेंड करने। उसके बाद गंगाधरास were also retained where is chief discipline later codified in sermons of Agmas। so Agmas में वो फिर से कोडिफाई हुआ है। ठीक है, मीन्स Agmas में जो भी लिखा गया है सेट्स ऑफ जैनिज्म वो फिर से कोडिफाई हुआ है। सो जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो कि इवन मोर इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ेंगे अगमास के बारे में। ठीक है, अगमास में सॉरी आई एम जस्ट हैविंग कफ एंड कोल्ड। सो अगमास के बारे में अगर देखें, अगमास लिटरेचर इज वॉल्यूमनाइज कंप्राइजिंग ऑफ 11 गंगास, 12 उपंगास, 4 मुल्कास, 2 चुल्कास, सूत्रास, 6 sutras, 10 parikas, then Agamas were contemporary like the Nirukkiti and Bhasyas which are in the poetry style, while the commentary written in the prose style are known as karnis. So usually these are the different aspects of Agmas literature। उसका different kinds of volume जो कि 12 अंगनास है, 12 उपंगास है, 4 मुल्लास है, 2 चुल्कास है, चुल्का सूत्रा है, 6 सूत्रास है। वो सारा किस में कंप्राइज है? वो सारा अगमास में कंप्राइज है, जिसके लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट while the commentaries written in the prose style known as करनिस क्या होता है? एक मीन्स ट्रांसलेशन ऑफ
ट्रांसलेशन ऑफ अकमास जो भी होते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ अकमास जो कि हुआ है, ठीक है, करनीस में, ठीक है, वो कि अपना स्टाइल में, उस समय का अपना स्टाइल में लिखा गया था, ठीक है। मेरा स्टाइल क्या है, आपका स्टाइल क्या है, वो आपको पता है, हैंड राइटिंग का स्टाइल। सो उसी समय उस समय का लैंग्वेज जो भी प्रिपेयर होते थे और उसमें वो मेंटेन करते थे, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फिर अगर देखें चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि लिखा गया है, चौथा नंबर या फिर नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी लिखा गया वो हम पढ़ेंगे। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पारी। तो फिर आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो सारा आप देख चुके हैं। आई होप दैट यू हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोस व्हिच आई हैव पोस्ट। सो इन दिस क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट वो और एंड एज वेल एज एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको अंत तक देखना है तो फिर जुड़े रहिए, अगर आपको अंत तक नहीं देखना है तो फिर इधर ही पॉज करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं जो एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, ईच एंड एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन खाली प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस में ही नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाला है। सो इन दिस क्वेश्चन इज प्रायर इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज गोइंग टू कम इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर यू आर गोइंग टू स्टिक विथ और वेयर यू आर गोइंग विथ और वेयर यू वांट्स टू हैव ए करियर इन। So this is an statement which has been assigned. This is a statement which has been given by Indian Enterprise Architecture. So based upon Indian Enterprise Architecture, which of the statement below is the right statement? So these are the three statements and you are having an explanation here that only 1 and 3 are the right answer. But let me have an understanding, let me have a clear-cut definition about these three. So if we discuss about the first statement, about what, about इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करें तो इसमें से तीनों का तीन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट coded as given below? So answer using the code given below. Usually कौन सा स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट क्या दर्शाता है या फिर what it signifies? It signifies that Indian enterprise architecture or INDEA is a way to establish unity in diversity in the domain of e-governance. ई गवर्नेंस में क्या योगदान देगा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब आप सभी को पता है, मीन्स हर एक क्षेत्र में यूनिटी रहना चाहिए। यूनिटी रहने पर ही टीम बिल्डिंग अच्छा रहता है। तो फिर एक होल कंट्री एक टीम में रहेगा तो फिर वो जान सकते हैं कि कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है उस कंट्री में, ठीक है। तो उसी दौरान इधर इसमें यही दिया गया है कि they establish unity in diversity in the domain of e-governance. e-governance डोमेन में क्या करेगा? एंटरप्राइनरशिप एंड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में वो डेवलप करेगा। यही इसमें दर्शाया है या फिर यही इसमें डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पॉइंट या फिर इधर फर्स्ट नंबर में सिग्निफाई किया, ठीक है। तो फिर सेकेंड नंबर पॉइंट क्या बोलता है? यूजुअली व्हाट इट सिग्निफाइज? यूजुअली द सेकेंड नंबर पॉइंट, इट इज ए इंटरनल आर्किटेक्चर वेयर इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अगर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो नहीं करेगा तो फिर ई गवर्नेंस का कुछ अंतर ही नहीं रहेगा। पता चल रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यूजुअली व्हेनेवर वी डू नॉट इंटरफेयर द एक्सटर्नल मैटर्स देन द यूज ऑफ ई गवर्नेंस, देन द यूज ऑफ इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इज जस्ट इनवैलिड भी माना जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल एफर्ट जब हम नहीं करेंगे, इनकलकेट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? उसमें इंटरनल अफेयर्स का कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक हम एक्सटर्नल से हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इम्प्रूवमेंट मीन्स उधर उतना ज्यादा स्टैक होल्डर्स का डिस्प्ले भी नहीं होगा, ठीक है। वही इसमें दर्शाया है या फिर सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में यही बोला गया है। अगर देखें थर्ड नंबर स्टेटमेंट जो कि सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में डिस्प्ले किया था मैं, तो या फिर पॉइंट वाइज, सो थर्ड नंबर स्टेटमेंट
Though INDEA has been notified as a e-governance standard by Ministry of Electronic and Information Technology. ठीक है, e-governance का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो फिर आप जरूर पढ़ाई किए होंगे VLSI डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, माइक्रोचिप प्रोसेसिंग, माइक्रो कंट्रोलर, PCB design, क्योंकि I belongs to engineering graduate where I have also done my engineering from electronic and information technology, or you can say that electronic and communication engineering, where the e-governance signifies the electronic governance, where we should have been in the field of internet, we should have to be in the field of IoT, which is known as Internet of Things, with e-governance method of machine learning and augmented reality and virtual reality. So this is how the e-governance been played a very important role, major role in the generation of employability, generation of different kinds of notification as well as improvisation in the government field through through electronic. Okay, so third number option यही है कि information, Ministry of Electronic and Information का योगदान इसमें है कि नहीं. तो फिर option number 1 and option number 2 are the only correct answer for the above given question. ठीक है, above given question से ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 ही राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स को डज नॉट इन्वॉल्व नहीं करेगा, तो फिर वही इसका मेन डिसएडवांटेज पॉइंट है. ठीक है, तो फिर देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट. ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखेंगे या फिर चलेंगे व्हाट वी हैव यूजुअली लर्नड फ्रॉम द अबव गिवन क्वेश्चन. सो अबव गिवन क्वेश्चन से हम यही सीखे कि इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से गाइडेड है, उसके दौरान पहला नंबर ऑप्शन इसीलिए करेक्ट है क्योंकि वो एस्टैब्लिश करता है, क्या एस्टैब्लिश करता है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस कर एस्टैब्लिश करता है, जिसके माध्यम से वो एक फ्रेमवर्क बनाता है विच एनेबल्स द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंटली. एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंटली स्थापित करने के लिए वो एनेबल है, जो कि फ्रेमवर्क किया गया है उस मिनिस्ट्री के दौरान. तो parallel by all government and their agencies across India, conforming to some models and standard and enables the planned development through architecture thinking. Architecture thinking के दौरान a planned method और strategy को ये implement करता है, वही इसमें सिग्निफाई किया है जो कि इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर. ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. वाई सेकेंड नंबर ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? क्योंकि आप इधर देख सकते हो बाउंड्री लेस फ्लो, मैं इधर आपको सिग्निफाई भी बताऊंगा. बाउंड्री लेस enables बाउंड्री लेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गवर्नमेंट. जब ये बाउंड्री लेस का वर्ड आप देख सकते हो, ये बाउंड्री लेस का वर्ड इसीलिए सिग्निफाई किया है क्योंकि वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स को सिग्निफाई करता है. इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर को क्या करता है, वो सिग्निफाई करता है या फिर डिस्प्ले करता है. सो इसी वर्ड के दौरान ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग ऑप्शन कहते हैं. अगर तीसरे नंबर जाते तो सिंपल क्लियर कट इसमें दिया गया है. 2000 अक्टूबर 2018 में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडिया हैज बीन नोटिफाइड एज ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इन अक्टूबर 2018 में ये एनेबल्ड हो गया है, जो कि ई गवर्नेंस के माध्यम से हम जान सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया. क्यों ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्यों ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्यों ऑप्शन सेकंड गलत है, वो आपको समझ आ गया. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक की कॉन्सेप्ट है, या फिर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एडिशनल इंफॉर्मेशन और द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द विजन, pursue ambition of Indian enterprise architecture. First thing we all know that क्या करता है, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को वो सिग्निफाई करता है. कौन सा डोमेन में, वो ई गवर्नेंस डोमेन में. फर्स्ट पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ
ई गवर्नेंस। उसके बाद एक फ्रेमवर्क क्या करता है, मींस एनेबल्स आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल थिंकिंग को डेवलप करता है, जो कि सेकेंड नंबर पॉइंट में आपको सिग्निफाई करूंगा पॉइंट वाइज। फर्स्ट नंबर पॉइंट है। उसके बाद इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस सेकेंड नंबर पॉइंट है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ई गवर्नेंस जो कि एनेबल हुआ है 2018 में, वो थर्ड नंबर पॉइंट है। अगर देखे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कहते हैं विजन, विजन ऑफ व्हाट, विजन ऑफ इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। उसके बाद देखेंगे पर्पोज। फिफ्थ। सो फोर्थ नंबर पॉइंट विजन, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है, पर्पोज। यूजुअली विजन का मतलब क्या है, एक दृष्टि कहते हैं विजन। उसका मेन विजन क्या है, मीन्स जब इंडियन आर्किटेक्चर या फिर इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का मेन एम्बिशन क्या है, गोल क्या है, क्यों हम पेपर प्रोडक्ट से मेलिंग प्रोडक्ट तक आ गए हैं, वही इसका मेन विजन है। तो मेन विजन यही है कि बेस्ट क्लास इन आर्किटेक्चरल governance, processing and practicing with optimal utilization of ICT infrastructure and application to offer one government experience to the citizen and businesses. यूजुअली हम अगर ओल्डन डेज का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कुछ भी नहीं था, उसी दौरान क्या होता था, पेपर प्रोडक्ट्स जो भी होते थे, मीन्स लिखित रिटन हैंडराइटिंग जो कि होते थे, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते थे। पोस्टल जो भी होते थे वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे। लेकिन अब क्या होता है, ईमेलिंग जो कि वेरी वेरी नेसेसरी, ईमेलिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ भी जान सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन उस समय क्या होता है, पेपर के बिना हम कुछ नहीं जान सकते। जॉब नोटिफिकेशन इवन मेक्स ए हायर इंपॉर्टेंस। इसका यही विजन है, ठीक है, विजन ऑफ इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी इसका एम्बिशन है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वन गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ये एक एम्बिशन है, ठीक है, वो उसका विजन भी होते हैं या फिर एम्बिशन। उसके बाद देखेंगे पर्पोज। यूजुअली इसका पर्पोज क्या है, द प्राइम पर्पोज ऑफ टू हेल्प टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट द गवर्नेंस एट वेरियस लेवल टू अडॉप्ट structural approach for developing their enterprise. Usually structural enterprise development, ठीक है, structural approach करने में ये योगदान देता है। उसका मेन पर्पज है या फिर एम्बिशन, मेन पर्पज किसका, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को हेल्प करना, ठीक है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को क्या करना, हेल्प करना, ओके, गवर्नमेंट लेवल्स में, ठीक है, यही है इसका पर्पज, किसका, इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का, ठीक है। सो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, और क्या बोलते हैं, पर्पज एंड विजन ऑफ दिस गवर्नमेंट। सो हम अब डिस्कस करेंगे जो कि स्कोप है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस? यूजुअली ई गवर्नेंस का स्कोप यही है कि इंटरशिप रिलेशन डेवलप करना, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, आर्किटेक्चरल डेवलप करना, वो सारा क्या होता है, इसका मेन स्कोप रहता है। तो उसी प्रकार collection of architectural reference model are documented best practice for solution delivery टीम मेक, ओके, ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट माना जाता है या फिर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीमेटिक माना जाता है, जो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है। द पर्पज ऑफ द रेफरेंस मॉडल इज टू इंक्रीज एडाप्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड, स्पीड ऑफ सर्विस डिजाइन एंड delivery and advance towards the target state architecture on INDA aims at. So these are the different aims or scope of this e-governance or the governance which has been illustrated by the Ministry of Electronic and Information. सो ए आप देख सकते हैं पॉइंट्स इधर। सो पॉइंट्स पहला पॉइंट क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन, शेयरिंग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट आर्किटेक्चर बेस्ट प्रैक्टिस, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, कैप्चरिंग द की एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम, थर्ड नंबर पॉइंट में है। उसके बाद प्रोवाइडिंग द मीन ऑफ आर्किटेक्चरल गवर्नेंस एंड एनेबलिंग एन ऑडिट प्रोसेस,
Standard based on common understanding and intended audience. Indian EA is an intent to process grouping all the state government, central government, ministry and other government department, especially those that do not currently have enterprise architecture, initiate them to just to develop the architectural development. ये सारा क्या होता है, एक स्कोप रहता है, ठीक है, किसका रहता है, जो कि इंडियन एंटरप्राइज ऑफ आर्किटेक्चर का स्कोप रहता है, ठीक है। तो फिर इस स्कोप में क्या होता है, हर एक क्षेत्र में हर एक मिनिस्ट्री के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर एक के पास डिजाइन आर्किटेक्चरल थिंकिंग, आर्किटेक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंट एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, उसके बाद शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड द लेवल्स और बाउंड्रीलेस लेवल्स, ये सारा एक की एक्सेप्ट रहता है, एस्पेक्ट्स रहता है किसका, ई गवर्नेंस या फिर इंडियन ई गवर्नेंस, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सिग्निफाई करता है, ठीक है। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब मेरा वीडियोस देख रहे हैं। आई होप दैट यू ऑल स्टूडेंट्स और द एस्पिरेंट्स हु आर एमिंग फॉर गेटिंग ए क्वालिटी जॉब इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस we can say that most reputed, we can say that most reputed institute where n number of students are going to join, n number of students are who has efficiency, those n number should have efficiency, willpower, determination, then only they can pursue their career in that institute. That institute name is Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. So देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में चले जाते हैं। आशा करता हूं कि आप सब इस वीडियो अंत तक देखोगे, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन एज वेल एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिप्स जो भी मिलने वाला है इस वीडियो में माइट बी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो देर नहीं करते हैं। विच नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जैन टेक्स्ट कंटेन्स द बायोग्राफी ऑफ, इधर आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जैन टेक्स्ट कंटेन्स द बायोग्राफीज ऑफ थ्री थनकारास, स्पेशली 23rd and 24th Tirthankars. So Jain text contains the biography of Tirthankars में especially in 23rd and 24th Tirthankars, which of the Jain text has been contained. इसमें से कौन सा जैन टेक्स्ट में 23rd and 24th Tirthankars कंटेन है? पहला है काव्य रक्ष प्रजापति, उसके बाद महापुराना, उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन जो कि है मैं ब्लर कर चुका हूँ, उसके बाद द्रव संभग्र। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो अगर देखेंगे तो फिर जो मैं ब्लर किया हूँ वही करेक्ट आंसर है। मैं आपको डिस्प्ले भी करूंगा। अगर आप अंत तक देखोगे तभी ही आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इसका आंसर है, एप्रोप्रिएट आंसर है। तो फिर अब मैं इसका अनब्लर करने जा रहा हूं, क्योंकि जो भी है वो थर्ड नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। अगर देखे काव्य रक्षा प्रजापति महापुराना, उसके बाद द्रवणख्य समग्र, वो सारा रॉन्ग ऑप्शन क्यों है वो भी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन में विजिबल है। तो आपका स्क्रीन में ये विजिबल है कि एक थर्ड नंबर ऑप्शन जो कि है कला पशुत्र, ओके, KLPASUTRA, Kalapasutra is the one of the appropriate answer, or not we can say that the appropriate answer for the above given 23rd and 24th Tirthankars of the Jain text, okay, Jain text जो कि बायोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको समझ आ गया होगा कि कला पत्र का क्यों राइट आंसर है। आप इधर एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी देख सकते हो, द कल्पसूत्र, ओके, कल्पसूत्र, not Kalapasutra, it is Kalpasutra, so sorry for that. So Kalapasutra or Kalpasutra is a Jain text containing the biography of Jain Tirthankars, notably the Parahasavadha and Mahavira, okay, Mahavira and Praharsavadhanatha,
प्रहर्षवर्णथा एंड महावीरा के बारे में, जो कि जैन टेक्स्ट में लिखा गया है। जैन टेक्स्ट जो कि कल्पसूत्रा में मेंशन है 23rd एंड 24th 3 थंडकास में। उसके बाद इंक्लूडिंग द लेटर नरवना भद्रबाहु 1 is considered the author of the text, and it is traditionally said to have been composed about 150 years after Nirvanya and Mahavira, traditionally as 1599 to 1527। ओके, रिवर्स ऑर्डर में बीईसी का आता है। जो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो कि महावीरा एंड प्रहर्षवर्धनास का ट्रेडिशनल बुक है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है या फिर ऑथर कौन है, भद्रबाहु 1। ओके, जो कि 150 ईयर्स के बाद जो कि ट्रेडिशनली जो कि हुआ था वो लिखित के रूप में वो लाया गया। कौन वो है, भद्रबाहु 1। विद इन द 6th section of the Jain literary corpus belonging to the Shvetambara school, it is classed as one of the Jad Sutras. These sutras contain details, life histories and from the middle 15th century। So 15th century से लेकर वो जो कि कंटेंट है कहाँ पे, कल्पसूत्रा में, वो जो कि जैन टेक्स्ट का एक कॉर्पस है विच बिलोंग्स टू श्वेतंबरा स्कूल, इज क्लास्ड एज वन ऑफ द चेदसूत्रा के क्लास एक है। इसमें किस स्कूल से वो लिया गया था या फिर 6 सेक्शन जैन लिटरेचर से 6 सेक्शन जो कि कौन सा स्कूल से वो पाया गया था वो या फिर बिलोंगिंग करता था, वो है श्वेतंबरा स्कूल से। ठीक है, तो फिर देखेंगे इसमें 15th सेंचुरी जो कि महावीरा एंड प्रसवनाथ जो कि जैन टेक्स्ट या फिर जैन रिलीजन का एक स्थापित है या फिर फाउंडर्स है। तो अगर देखिए वो जैन टेक्स्ट जो कि है डिफरेंट लैंग्वेज में जो कि भद्रबाहु 1 के दौरान वो लिखित किया गया है ट्रेडिशनली, वो किसके बारे में, कंपोज्ड अबाउट 100 आफ्टर निर्भन्या एंड महावीरा के डेथ के बाद 150 इयर्स लगा उसको कंपोज करने में, जो कि जैन ट्रेडिशन, फंक्शनैलिटी, रिलीजन, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, उसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज जो भी है वो सारा इसमें लिखा गया, फिर जैन टेक्स्ट में लिखा गया है। लेकिन हमको ये भी स्टिक रहना चाहिए कि 23rd एंड 24th 3 थनकारास जो कि किसमें स्थित है या फिर किसमें कंटेंट है, वो है कल्पसूत्रा में कंटेंट है, सूत्रा में कंटेंट है। ठीक है, जो कि कंपोज भद्रबाहु 2 ने 599 से लेकर 227 के ट्रेडिशनली बीसी में कंपोज किया था। ठीक है, तो फिर आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 33। अब जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो इधर देख सकते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन जो कि द सेकेंड एडिशन ऑफ हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। तो हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया का मतलब है कि हमारा इतना सारा स्टेट्स में जो कि इंडिया या फिर भारत देश में कौन सा स्टेट का हेल्थ रेट या फिर लो बर्थ रेट या फिर हाई बर्थ रेट जो कि होते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज, किस स्टेट का बहुत अच्छा रिजल्ट दिया गया है प्रोग्रेसिव इंडिया में करंटली किसका बहुत अच्छा ग्रोथ दिया गया है, वही हम इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़े क्योंकि इसमें दिया गया स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस रेस्पेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन ऑफ हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट वाज रिलीज रिसेंटली। ठीक है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस रेस्पेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। अगर देखें पहला है ए नंबर स्टेटमेंट में क्या डिस्प्ले किया है, द रिपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग से डेवलप हुआ है, NITI नीति आयोग, which technically
विथ टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं फंडिंग, हेल्थ सेक्टर में फंडिंग का बहुत जरूरी है, जो कि हम जान सकते हैं। जैसे कि हमारा अभी अभी जो हुआ है उससे हम जान सकते हैं कितना हेल्प चाहिए यूजुअली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर। एंड द कंसलेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक बहुत बड़ा योगदान बनता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो कि है राइट ऑप्शन या फिर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड नंबर में। सो सेकेंड नंबर में क्या दिया है, द रिपोर्ट वॉज एनुअली सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस टू द मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। ओके, सो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस ऑफ द रिकॉर्ड कहां से बना गया है या फिर कहां से लिया गया है, वो है यूनियन टेरिटोरीज एंड स्टेट्स से। मीन्स जो कि रिपोर्ट्स बनाते हैं परफॉर्मेंस का, डिफरेंट लो रेट ऑफ बॉर्न रेट, डेथ रेट, सेंसेक्स जो भी होते हैं ना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, वो क्या किससे या फिर कहां से लेते हैं, वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज से लेते हैं, जो कि एब्सोल्युटली राइट आंसर है। हम रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्टेट डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, ई रिपोर्ट और मैनुअल रिपोर्ट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, ई रिपोर्ट एंड मैनुअल रिपोर्ट के माध्यम से ही डिपेंड होता है कि कहाँ के क्या हो रहा है। क्यों, जैसे कि हम जब तक हमारा रिपोर्ट नहीं आता है हम एक स्पेसिफाइड रिजल्ट में नहीं जा सकते। आप सभी को पता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब क्या करते हैं, सर मेरा रिपोर्ट क्या आया, सॉरी what is my report? So doctor usually say that it takes 2 years or 2 days or 3 days. So after 3 days when you go again, then he will analyze the report and he will conclude that you are been this. Positive बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है उससे। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोला। सो इसी प्रकार जो कि हेल्थ रिलेटेड स्टेट इश्यूज है या फिर प्रोग्रेसिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, वो किस पर निर्भर रहता है, एनुअल रिपोर्ट पर। सो यही इसमें दिया गया है, जो कि फेच होता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज से। ठीक है, चलते हैं थर्ड नंबर। अमॉन्ग यूनियन टेरिटोरीज चंडीगढ़ एंड धरा नगर वैली वाज रैंक टॉप इन द टर्म ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो कि यूनियन टेरिटोरी चंदनगढ़ एंड ददरा एंड नगर हवेली, तो नगर हवेली, ददरा एंड चंद्रगढ़। सो यही है ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंक्ड एज टॉप मोस्ट हेल्थ सेक्टर में, वो टॉप मोस्ट रैंक है। ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज में। ठीक है, अमंग यूनियन टेरिटोरीज से तीनों का लोकेशन जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा दिया गया है हेल्थ स्टेट इश्यूज में। सो तीनों का तीनों आंसर राइट बन गया। जाते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक है, हम गलत बोल सकते हैं थर्ड या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन को, क्योंकि जो दिया गया है वो हेल्थ या फिर हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड नहीं है, हेल्थ सेक्टर से, प्रोग्रेसिव हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सॉरी यार, कहाँ से, या मैं फिर से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव से ये फोर्थ नंबर ऑप्शन रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दिया गया है अमॉन्ग द लार्जेस्ट स्टेट केरला, तमिलनाडु, गुजरात रैंक ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो कि गलत है। वेल हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ टॉप 3 अमॉन्ग स्टेट इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। ये एब्सोल्युटली जो कि गलत ऑप्शन है इन डिफरेंस टू हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। ठीक है, अगर देखें क्यों वो राइट है, क्यों वो रॉन्ग है, वही सेकंड नंबर आपको एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। मैं फर्स्ट नंबर जो कि है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स से रिलेटेड है।
सेकेंड नंबर ऑप्शन क्यों है? द रिपोर्ट ऑफ द एनुअल सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस टूल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट एंड यूटीज डिजाइन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑन द ईयर इंक्रीमेंटल चार्ज इन द हेल्थ आउटकम एंड वेल एज ओवरऑल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्योंकि ये सारा जो कि मैं बोला था एग्जाम्पल देके भी कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट या सॉरी नॉट फाइनेंशियल असिस्टेंस से भी मांग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उसी प्रकार क्या होता है, रिपोर्ट इन द एनुअल सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस टूल मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट। हम सभी को जानते हैं रिपोर्ट जब बनाते हैं तभी रिजल्ट आएगा। तो उसी प्रकार जब रिपोर्ट बनाते हैं तभी हम एक स्पेसिफाइड पॉइंट में आ सकते हैं कि कौन सा रैंक क्या है, कौन सा स्टेट का रैंक क्या है, कौन सा टॉप है कौन सा लो है, वो हम जान सकते हैं एनुअल सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस से ही। तो फिर आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा 34 नंबर क्वेश्चन जो कि हेल्थ सेक्टर प्रोग्रेसिव इंडिया से रिलेटेड है। तो फिर धन्यवाद करता हूं कि आप सब पेशेंस से देखेंगे मेरा वीडियो, देख चुके। धन्यवाद।